नमस्कार मित्रों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था परागकोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है और उसके अंदर अपन देखा था कि परागकोश का परिवर्धन दो भागों में बटा रहता है। पहला देखा था हमने परागकोश भित्ति और दूसरा देखा था हमने बीजाणुजन कोशिका। आज अपन पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। परागकोश का परिवर्तन का दूसरा पार्ट था अपने की बीजाणुजन कोशिका, जो बीजाणु जनन मातृ कोशिका का निर्माण करती है। उसी बीजाणु जनन मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु या फिर पराग कणों का बनना या निर्माण होना लघु बीजाणु जनन कहलाता है। अब एक बीजाणु जनन मातृ कोशिका से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनने वाली जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो 4 होती है। तो एक बीजाणु जन मातृ कोशिका के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये चारों लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और चारों लघु बीजाणु में आपस में एक कैलोज नामक भित्ति के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। ये कैलोज नामक की भित्ति है वो कैलेज नामक एंजाइम के द्वारा विघटित हो जाती है और ये चारों लघु बीजाणु या फिर परागकण अलग हो जाते हैं और गोलाकार रूप ले लेते हैं। अब ये चारों लघु बीजाणु अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार से विन्यस्त रहते हैं। तो ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है चतुष्फलकीय। इसमें क्या होता है, चारों लघु बीजाणु में से 3 लघु बीजाणु ऐसे होते हैं जो अपन को एक तल से दिखाई देते हैं, यानी कि एक साइड से अपन को तीनों लघु बीजाणु इस प्रकार से दिखाई देते हैं और एक लघु बीजाणु उसके पीछे की ओर होता है। ऐसे चतुष्क डाइकोट प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है समद्विपार्श्विक। इस प्रकार के चतुष्क के अंदर अपन को चारों लघु बीजाणु एक ही तल से दिखाई देते हैं। इस प्रकार से विन्यासित होते हैं चारों लघु बीजाणु और ऐसे चतुष्क मोनोकोट के प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि एक बीजपत्री पादपों के अंदर इस प्रकार के चतुष्क होते हैं। तीसरा है टी आकार का। टी आकार में क्या होता है, 2 लघु बीजाणु ऐसे होते हैं जो अनुप्रस्थ होते हैं या फिर अनुप्रस्थ व्यवस्थित रहते हैं और 2 बीजाणु ऐसे होते हैं जो लंबवत विन्यासित रहते हैं। इस प्रकार से इसे कहेंगे टी आकार का चतुष्क और ये इस प्रकार की एरिस्टोलोकिया के कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। चौथा है क्रॉसिट। इसमें क्या होता है, 2 लघु बीजाणु अपन को एक दूसरे के समकोण के रूप में दिखाई देते हैं, एक दूसरे के समकोण के रूप में, और नीचे वाला अपन को इस दोनों युग्मों को एक नीचे दिखाई देता है और एक जस्ट इसके पीछे की ओर व्यवस्थित होता है। इस प्रकार के चतुष्क है वो मैग्नोलिया कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। इसी प्रकार 5वां है रेखीय। इसके अंतर्गत चारों लघु बीजाणु रेखा के रूप में व्यवस्थित रहते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार का चतुष्क है वो हेलोफिला कुल के पादपों के अंदर पाया जाता है। ये थे 5 प्रकार के चतुष्क। पहला चतुष्फलकीय, जिसके अंतर्गत एक ही तल से देखने पर अपन को 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, एक इसके पीछे होता है। समद्विपार्श्विक के अंदर चारों लघु बीजाणु अपन को एक ही तल से दिखाई देते हैं। टी आकार के अंतर्गत
दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ होते हैं और दो लघु बीजाणु लंबवत स्थित होते हैं। ऐसे एरिस्टोलॉकिया के अंदर पाए जाते हैं। क्रॉसित के अंदर दो लघु बीजाणु होते हैं, वो एक दूसरे के आपस में समकोण के रूप में लगे रहते हैं और उसी के नीचे इन युग्मों के बराबर एक लघु बीजाणु नीचे पाया जाता है और एक लघु बीजाणु इसके पीछे की ओर होता है। रेखे के अंदर चारों लघु बीजाणु एक रेखा के रूप में व्यवस्थित रहते हैं और ऐसे हेलोफिला कुल के प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। तो ये 5 प्रकार के लघु बीजाणु के चतुष्क थे और ये लघु बीजाणु कैलोज नामक की पट्टिका के द्वारा जुड़े रहते हैं, जो कैलेज नामक एंजाइम के द्वारा विघटित होते हैं और परागकणों के रूप में परिवर्तित होते हैं। अब इस लघु बीजाणु या फिर परागकण की अपन संरचना पढ़ेंगे। परागकण की संरचना, परागकण को बोला जाता है पोलन ग्रेन। परागकण है वो एक कोशिकीय अगुणित तथा गोलाकार संरचना है। एक कोशिकीय होती है, अगुणित होता है, गोलाकार होता है और एक केंद्रकीय होता है। देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। परागकण की संरचना के अंदर 2 प्रकार की भित्तियां होती है। एक होती है बाह्य चोल और एक होती है अंतः चोल। संरचना देख सकते हैं। ये तो है अंतःचोल और ये है बाह्य चोल। बाह्य चोल जो होता है वो कांटेदार भी हो सकता है और रेखीय भी हो सकता है, असमतल प्रकार का भी हो सकता है। बाह्य चोल के अंदर या फिर बाह्य चोल पर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। ये स्पोरोपोलेनिन क्या करता है? परागकण की सुरक्षा करता है और इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण ही हम परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इस बाह्य चोल के ही अंदर 3 या 2 या 1 छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को बोला जाता है जनन छिद्र। बाह्य चोल के अंदर 1, 2 या 3 छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को बोला जाता है जनन छिद्र और इसी जनन छिद्र के द्वारा ही परागकणों का अंकुरण होता है। अंतःचोल है वो एक पतली सी कोमल सी एक भित्ति है जो कि सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है और यहाँ पर एक इसका केंद्र होता है और ये यहाँ पे इसका जीव द्रव्य पाया जाता है। तो ये एक परागकण की संरचना है। वापस रिपीट कर देते हैं। सामान्य रूप से परागकण की संरचना को 2 भागों में बांटा जाता है, बाह्य चोल और अंतःचोल। एक कोशिकीय, अगुणित और गोलाकार और एक केंद्रकीय परागकण की संरचना होती है। ये इसका बाह्य चोल है। बाह्य चोल होता है वो थोड़ा कठोर होता है क्योंकि इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का आवरण होता है और इसी स्पोरोपोलेनिन के आवरण के कारण अपन परागकणों को कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अंदर 1, 2 या 3 छिद्र पाए जाते हैं जिनको जनन छिद्र कहते हैं और इसी जनन छिद्र के द्वारा ही परागकणों का अंकुरण होता है। अंतःचोल होता है एक कोमल सी भित्ति है जो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। तो ये थी परागकण की संरचना। अब अपन पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट। उससे पहले
परागकणों की कुछ विशिष्ट संरचना आपको मैं बताऊंगा, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट। एक आपके है पोलेनियम या फिर परागपिंड। अभी मैंने आपको बताया था कि लघु बीजाणु या फिर परागकण जो चतुष्क रूप में होते हैं, जिस समय चतुष्क से वे खुल जाते हैं या फिर कैलोजोम की पट्टी टूट जाती है या फिर विघटित हो जाती है, उस समय समस्त परागकण मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे परागपिंड या फिर पोलेनियम कहते हैं। वो संरचना किस प्रकार की होती है? ये इस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे इसके अंदर परागकण उपस्थित रहते हैं। ये समस्त परागकण इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। इस विशिष्ट संरचना को पोलेनियम या फिर परागपिंड बोला जाता है। और इस प्रकार के परागकण सामान्य रूप से आंख और ऑर्किड्स के प्लांट के अंदर ऐसे परागकण पाए जाते हैं। फिर आता है संयुक्त परागकण। कुछ परागकण मिलकर एक संयुक्त परागकणों का निर्माण किया जाता है। और इस प्रकार के परागकण है वो ड्रोसेरा और टाइफा के पाद पौधों इस प्रकार के संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। उसके बाद में एक चीज आती है आपके बहुबीजाणुता, पॉलीस्पर्मी। बहुबीजाणुता का मतलब होता है कि कुछ चतुष्क ऐसे होते हैं जिसके अंतर्गत परागकणों की संख्या होती है वो 4 से अधिक होती है। यदि चतुष्क के अंदर परागकणों की या फिर लघु बीजाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है तो उस व्यवस्था को बहुबीजाणुता या फिर पॉलीस्पर्मी बोला जाता है। ये कुछ विशेष परिभाषाएं थी आपको मैंने बताई। अब अपन पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट या फिर नर युग्मकोद भिद। नर युग्मकोद भिद और उसका परिवर्तन। देखो, नर युग्मकोद भिद यानी कि नर युग्मक का उद्भव होना या फिर नर युग्मक का बनना कैसे बनते हैं और इसका परिवर्तन किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बात कि अंकुरित जो परागकण होता है, अंकुरित परागकण वो ही नर युग्मकोद भिद कहलाता है। अब जो लघु बीजाणु या फिर परागकण होता है, ये लघु बीजाणु या परागकण ही इस नर युग्मकोद भिद की प्रथम कोशिका होती है। लेकिन ध्यान रखना, अंकुरित परागकण और केवल परागकण इन दोनों में फर्क है। अंकुरित परागकण ही नर युग्मकोद भिद कहलाता है, लेकिन लघु बीजाणु या फिर परागकण है वो नर युग्मकोद भिद की प्रथम कोशिका है। इसका परिवर्तन किस प्रकार से होता है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले परागकण है, इस परागकण का केंद्र का विभाजन होता है। इस केंद्र के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। ये परागकण की संरचना है। इस परागकण के अंतर्गत सबसे पहले केंद्र का विभाजन होगा और केंद्र के विभाजन के फलस्वरूप उसके बाद में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य के विभाजन से यहाँ पर 2 कोशिकाओं का निर्माण होगा।
ये दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस दोनों कोशिकाओं में से एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। छोटी कोशिका होती है वो होती है जनन कोशिका, और बड़ी कोशिका होती है वो होती है कायिक कोशिका। अब यह कायिक कोशिका क्या करती है, परागकण के अंकुरण के द्वारा जिस समय परागकण परागकोश की भित्ति से बाहर निकल जाता है उस समय पराग नलिका का निर्माण करती है। शुरुआत में तो कायिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार छोटा होता जाता है और पराग नलिका का निर्माण करने के पश्चात कायिक कोशिका पूर्णतः विलुप्त हो जाती है। यानी कि कायिक कोशिका का मुख्य कार्य क्या होता है, पराग नलिका का निर्माण करना। अब जनन कोशिका है, इस जनन कोशिका के द्वारा विभाजन के फलस्वरूप दो युग्मकों का निर्माण होता है। ये यहाँ पर कैलोज नाम की भित्ति है या फिर पट्टी है, जो बाद में कैलेज नामक एंजाइम से विघटित हो जाती है। अब इसके अंदर कायिक कोशिका के द्वारा तो यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण हो जाएगा और कायिक कोशिका नष्ट हो जाएगी। बाद में यहाँ पे बचेगी जनन कोशिका। यह जनन कोशिका के विभाजन के द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण होता है और पराग नलिका का निर्माण करते हैं। जनन कोशिका का आकार पहले तो लेंस के समान होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका आकार छड़नुमा हो जाता है और यह छड़नुमा होने के कारण यह पराग नलिका के अंदर या फिर पराग नलिका को बढ़ाने का कार्य करती है। लेकिन नर युग्मकों का निर्माण जनक कोशिका के द्वारा पराग नलिका के अंदर ही होता है। यानी कि अधिकांश आवर्तबीजी पादपों के अंदर नर युग्मकों का निर्माण पराग नलिका में होता है। ये जनन कोशिका के द्वारा बनते हैं और एक जनक कोशिका से दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। तो ये था नर युग्मकोद्भिद या फिर इसका परिवर्धन। अपन वापस रिपीट कर सकते हैं। सबसे पहले परागकण, इसका केंद्रकों का विभाजन होता है और केंद्र के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक होती है जनन कोशिका, एक होती है कायिक कोशिका। जनन कोशिका होती है वो कायिक कोशिका से छोटी होती है। अब क्या होता है, कायिक कोशिका है वो शुरुआत में आकार में बड़ी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह छोटी होती जाती है और पराग नलिका का निर्माण करने का कार्य करती है और पराग नलिका का निर्माण करने के पश्चात विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में ये जनन कोशिका, इसके द्वारा समसूत्री विभाजन होता है और दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। इसका भी आकार शुरुआत में लेंस के समान होता है, लेकिन तत्पश्चात उसका आकार छड़ के आकार का हो जाता है, जो पराग नलिका के अंदर की ओर जाने की गति को बढ़ाता है। इस जनन कोशिका का विभाजन और नर युग्मकों का निर्माण इस पराग नलिका के अंदर होता है। अधिकांश आवृतबीजी पादप ऐसे होते हैं जिसके अंदर नर युग्मकों का निर्माण पराग नलिका के अंदर होता है। तो ये था अपन के नर युग्मकोद्भिद और उसका परिवर्तन। पुंकेसर का जो पार्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे स्त्री केसर और स्त्री केसर की संरचना किस प्रकार की होती है। धन्यवाद।